अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम समझेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। दोनों सेम टर्म्स हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम मतलब है। डिफिनीशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी वो कम से कम एनर्जी जो हमें दरकार होती है कि हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, तो उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि एटम जो है वो गैसियस स्टेट में हो और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिमूव होते हैं वैलेंस शेल से। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एटम सॉलिड फॉर्म में हो तो हम उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। इस तरह लिक्विड्स के वैलेंस शेल से भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। हम उस सॉलिड्स को हीट करेंगे ताकि वो लिक्विड बन जाए और हम फिर उस लिक्विड को मज़ीद एनर्जी देंगे कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, और हम गैस को मज़ीद एनर्जी देंगे कि वो एटम्स जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया, ठीक है। हमने यहाँ से एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया, ठीक है। ये हमारे पास एटम है और इसका ये एक वैलेंस शेल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। हम इस वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसे एनर्जी देंगे। एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। हाई एनर्जी स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और जब हम इसे मज़ीद एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल जाएगा और ये इस वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कैटायन बन जाएगा और इसका साइज़ जो है वो भी स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम एक एटम को एनर्जी देते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। और इसको जब हम मज़ीद एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल से निकल जाते हैं, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो शेल से निकल जाते हैं और वो रिमूव हो जाते हैं। तो उस एनर्जी को जो इस इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में इस्तेमाल हुई, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है वो है किलो जाउल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम है, ठीक है। हमारे पास सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका जो वैलेंस शेल इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमारे पास है 281। इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम को हमने एनर्जी दी जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस सोडियम पर +1 चार्ज आया। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 28। चूँकि वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, इसलिए थर्ड शेल जो है ये भी ख़त्म हुआ। यहाँ पर जो एनर्जी ऑब्जर्व हुई वो 496 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ पर देखें कि एनर्जी की यूनिट किलो जूल पर मोल है, यानी हमारे पास एक सोडियम एटम जो है वो बहुत छोटा है, उसके साथ डील करना इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर एक सोडियम एटम नहीं ले सकते, यहाँ पर हमने 1 मोल सोडियम एटम लेना है। और आप लोगों को पता है कि 1 मोल में हमारे पास 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, यानी यहाँ पर हमने 6.023 × 10⁻23 सोडियम एटम्स लिए थे, जिसकी वजह से 1 मोल या 6.023 × 10⁻23 सोडियम आयंस बन गए। और यहाँ पर भी ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 6.023 × 10⁻20
3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी रिमूवल में इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड हुई है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए एनर्जी दरकार है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकालेंगे तो हम इस 496 को हम 6.023 इंटू 10⁻23 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो निकल आएगी और उसको फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में उसको एक्सप्रेस करेंगे। अब जाते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 है, ठीक है। यहाँ पर इसने 738 किलो जूल एनर्जी ऑब्जर्व की। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन बन गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 हो गई, ठीक है। अब ये मोनोपॉजिटिव मैग्नीशियम से हम ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर रहे हैं तो ये इतनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर मोनोपॉजिटिव मैग्नीशियम इतनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नीशियम +2 डायापॉजिटिव बन जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28 हो जाती है और यहाँ पर दोबारा वो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। ये 281 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे 28 बन गई और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उन्होंने 738 एनर्जी ऑब्जर्व की। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे तो उन्होंने 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऑब्जर्व की, यानी पहले वाले की निस्बत यहाँ पर डबल एनर्जी ऑब्जर्व हो गई। ये क्यों? ये इसीलिए कि पहले हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर थे, लेकिन जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो जो मोनोपॉजिटिव मैग्नीशियम है वहाँ पर प्रोटॉन की तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन से बढ़ गई। एज अ रिज़ल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया और उस वैलेंस शेल से फिर जब हम अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी जो है वो जज़ब हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर भी किलो जूल पर मोल की बात है। ये एक मैग्नीशियम एटम नहीं है, ये 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स है। ये 1 मोल मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये 1 मोल मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव मैग्नीशियम एटम है। यहाँ पर ये जो है 1 मोल डायापॉजिटिव मैग्नीशियम एटम्स हैं और यहाँ पर भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूवल हो रहे हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो के आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ और आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज है। आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी और जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखें कि एटॉमिक साइज़ जो है, हम डाउन द ग्रुप जब आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता है। ये इसीलिए कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ऐड हो रहे होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाता है और ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उस वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें और उसके लिए कम एनर्जी दरकार होती है, ठीक है। तो जैसे ही एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर आप देख ले अलोंग द पीरियड है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन और नाइट्रोजन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरान का एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, ये पीरियड है। along the period न्यूक्लियर साइज एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेरिलियम में 4 है और प्रोटॉन्स भी हमारे पास 4 है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 5 हैं,
और प्रोटॉन भी 5 है, ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है। लेकिन अलॉन्ग द पीरियड जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 7 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बराबर है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये एक ही शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इसीलिए इन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो हमारे पास श्रिंक कर जाता है। तो अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे होते और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अगले फैक्टर की तरफ जो कि है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स जो है, शील्डिंग कहते हैं स्क्रीनिंग को, उर्दू में हम उसे ढाल कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। हमारे पास ये एक एटम है, इसमें ऑर्बिटल्स है और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स, ये वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल है, ये इनर ऑर्बिटल है, ठीक है। वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये न्यूक्लियस इस शेल के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस शेल के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये दरमियान वाला जो ऑर्बिटल है, ये शील्ड के तौर पर काम कर रहा है। इस ऑर्बिटल की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस इलेक्ट्रॉन्स को आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, यानी इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है इस इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो जितने ज़्यादा शील्ड्स, जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में होंगे तो उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा और उसको रिमूव करना आसान होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और जितने ज़्यादा शील्ड्स जो है वो कम होंगे, शील्डिंग इफेक्ट कम होगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगला फैक्टर जो है, फैक्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास वो एटम्स जिनके ऑर्बिटल्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, ठीक है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और उन शेल्स से इलेक्ट्रॉन, सब शेल्स से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आप लोग देखें, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। पी में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और पी में 6 भी आ सकते हैं। ये P6 जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, S2 भी कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, S1 हाफ फिल्ड है और P3 भी हाफ फिल्ड है, क्योंकि 6 का आधा जो है वो 3 होता है। और P4, P5 और P1 एंड P2 ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड हैं, ठीक है। तो जो पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, और जो कम्प्लीटली फिल्ड है ये स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल स्टेट में होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना जो है वो मुश्किल होता है और इसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, ठीक है। अब हम जाते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह वेरिएशन करती है और इसमें क्या पीरियोडिसिटी है। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि
हमारे पास आप लोग यहाँ से कंसिडर करें कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है, सोडियम की 496 है, 419, 403, 376। यानी जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ये इसलिए कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होती है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही होती है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। हम अलोंग द पीरियड आप लोग कंसिडर करें, ठीक है, तो अलोंग द पीरियड आप लोग देखें कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है, बेरिलियम की लिथियम से ज़्यादा है, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास 801 है जो कि बेरिलियम से कम है, ठीक है। लेकिन आप आगे देखिए, इस पॉइंट को मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरान से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की जो है वो कार्बन से ज़्यादा है और बेरिलियम की यहाँ पर आप लोग देखें बोरान से ज़्यादा है। ये दो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। अब ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1314 है, फ्लोरीन की 1681 है, नियान की 2080 है। ओवरऑल जब हम देखते हैं तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ये इसीलिए कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, शेल्स जो है वो ऐड नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल्स में ऐड हो रहे हैं। जैसा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल्स में ऐड हो रहे हैं। शेल शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास कम हो रही है। शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड कांस्टेंट होती है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेल्स मज़ीद ऐड नहीं हो रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। एटॉमिक साइज जो है वो श्रिंक कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ। आप यहाँ पर देखें कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज़्यादा है, जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा है। चाहिए था कि बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होती, लेकिन ये इसलिए कि बेरिलियम जो है ये हमारे पास इसका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। बोरान की पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन P2, नाइट्रोजन P3, ठीक है, P3, ऑक्सीजन P4, फ्लोरीन के पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, नियान के पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है इसका वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है, बेरिलियम का वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, नियान का वैलेंस शेल जो है वैलेंस शेल या हमारे पास पी सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इसीलिए बेरिलियम के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और बोरान जो है उसका वैलेंस शेल या पी सब शेल हाफ फिल्ड है, इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा है। यहाँ पर कार्बन की फिर बोरान से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये इसलिए कि नाइट्रोजन के पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल ऑर्बिटल है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है। और यहाँ पर अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और फिर नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए कि इसका पी सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है और इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं है। स्टूडेंट्स, आप जो है यहाँ पर आप लोगों ने ये एबनॉर्मेलिटीज़ आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की। ये लेक्चर जो था ये अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी था। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन किया।
सीखा हमने फैक्टर्स जो है यहाँ पर सीख लिए, और फिर हमने पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी सीख लिए। आई होप you understand the topic. If you like the video, please share and subscribe ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियोस जो है वो मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।